क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 और एनवायरमेंट। बात करेंगे हमारे एनवायरमेंट के बारे में, क्या चीजें हैं जो इसे खास बना रही हैं और क्या है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो मैं वीर शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बंकिस्तान आपके मिनी स्कूल में। तो चलते हैं नेक्स्ट बंक पर। हमारे एनवायरनमेंट में वो सभी चीजें आती हैं, वो सभी ऐसी कंडीशंस जो कि क्या करने वाली है, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाली है। मींस क्या हुआ इसका, ऐसी कंडीशंस, ऐसी चीजें जिससे क्या होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रभावित होने वाली है, इन्फ्लुएंस होने वाली है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब इससे क्या होगा, ये चीजें क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। अब क्या क्या प्रभावित हो रहा है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रभावित होती है, उसका सेल्फ डेवलपमेंट जो हो रहा है वो भी क्या होने वाला है, इससे इन्फ्लुएंस होने वाला है। और एक और चीज जो रिप्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, इससे इन्फ्लुएंस होगा। तो यहां से क्या समझ में आया है, कंडीशंस जो है एनवायरमेंट में, उसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में इन्फ्लुएंस आता है, प्रभावित होती है उनकी वजह से। और ये सारी चीजें, ये सभी फैक्टर उससे क्या होते हैं, थोड़े थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, कभी अच्छे हो जाएंगे कभी बुरे हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में ब्रीफ में बात करने वाले इस चैप्टर में। तो हमें समझ में आ गया हमारा एनवायरमेंट कंपोज्ड है, बना हुआ है फिजिकल सराउंडिंग से और लिविंग ऑर्गेनिज्म से और क्लाइमेटिक कंडीशंस से। तीन चीजें जो मैंने बोली जो एनवायरनमेंट बना रही है, कंपोज कर रही है, वो कौन कौन सी है। एक तो फिजिकल सराउंडिंग हो गई हमारी, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, हाँ, हम इंसान भी उसमें आ गए क्योंकि हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और तीसरा है क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये तीन चीजें कंपोज कर रही है किसको, हमारे एनवायरनमेंट को। अब क्या होता है, जो भी ये कंडीशंस है जो हमने पहले अभी डिस्कस की, वो सब चेंज होगी तो क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ अफेक्ट होगी। तो हम यही समझेंगे कि बाहर की दुनिया में बदलाव होने से हमारी दुनिया में क्या बदलाव आने वाले हैं। यानी कि जब बाहर कुछ चीजें चेंज होगी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से क्या चेंज हमें देखने को मिलता है। तो हमें समझ में आ गया है हमारा एनवायरनमेंट क्या है, किस चीज से कंपोज्ड है और हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, इकोसिस्टम। तो अब ये इकोसिस्टम क्या होता है, एक इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का। यानी कि अर्थ की जो लेयर है बायोस्फीयर, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, जी हाँ, वो इकोसिस्टम है। हमें ये चीज समझ में आ गई है। अब ये जो टर्म इकोसिस्टम थी, ये दी है एजी टैंसले ने, एजी टैंसले ने दी है टर्म इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम होता क्या है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है बायोस्फीयर का। और इसे किसने दिया, ये भी हमने देख लिया है। लेकिन अब बात ये आती है कि इकोसिस्टम जिसकी हम बात पूरे चैप्टर में अच्छे से करने वाले हैं, ये दरअसल होता क्या है। तो क्या होता है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सभी लिविंग इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स। इंटरेक्टिंग क्यों लिख रहे हैं यहां पर डेफिनेशन में हम इकोसिस्टम की, इंटरेक्टिंग क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते ही रहते हैं, सबका लाइफ एक दूसरे से लिंक है। और फॉरेस्ट में तो ऐसा ही होता है, सब एक दूसरे को खा रहे, मार रहे, पीट रहे। ठीक है, वो वाली चलती है, समझ में आ गया। तो क्या है, सभी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स यहां पर हमने लिखा है एक एरिया में। कहां पर, एक एरिया में, यानी कि सभी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। सर ये एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या चीज होती है, जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हीं को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से हम बात आगे चल के करने भी वाले हैं और थोड़ा बहुत हम यहां भी समझ लेंगे। तो इकोसिस्टम क्या है, सभी ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में किसके साथ, अलग अलग एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। तो ये डेफिनेशन हमें क्लियर हो चुकी है। अब क्या होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है लेक। लेक में क्या है देखते हैं, एक एरिया है, लेक मतलब नदी। ठीक है, चलो पॉन्ड को ले लेते हैं, जो तालाब होता है, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। पॉन्ड क्या है, एक एरिया है, डेफिनेशन के साथ साथ है, उसके अकॉर्डिंग है। अब उसमें क्या एबायोटिक कंपोनेंट है,
बिल्कुल है। पॉन्ड में जो वाटर है वो जिंदा होता है, वाटर लिविंग में आता है, नहीं आता है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स वही तो होते हैं जो नॉन लिविंग है, यानी कि जो वाटर है वो क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट हो गया हमारे पॉन्ड में। और वहां पर जो छोटे छोटे क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, वो भी क्या हो गए, हमारे लिविंग में आएंगे, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। और जो फिशेस भी वहां पर हमें देखने को मिलेगी उस पॉन्ड में, यानी कि जो मछली जल की रानी है, ठीक है, उस तालाब में जो फिशेस देखने को मिलेगी वो भी क्या है, जिंदा है। तो यहां पर देखिए नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गई, मींस एबायोटिक कंपोनेंट आ गया। एक एरिया भी है इस तालाब में, ठीक है, पर्टिकुलर हमें देखने को मिल रहा है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है। तो क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में अलग अलग एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, तो यही तो बनाते हैं एक इकोसिस्टम। मींस ये पॉन्ड क्या है, एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो अब इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम का डेफिनेशन समझ लिया, उसका एक एग्जांपल भी देख लिया। अब बात करते हैं ये दो टाइप के इकोसिस्टम कौन से हैं और इनका डेफिनेशन क्या है। तो पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और तीसरा होता ही नहीं है, होते हैं सिर्फ दो, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होने वाला है, ये नेचुरल है, इसमें ह्यूमन का कोई एफर्ट नहीं है, हम इंसानों का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि ये नेचुरली बना हुआ है, ठीक है। तो क्या समझ में आया, एक नेचुरली एक एरिया होगा जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, और क्या बन जाएगा, नेचुरल इकोसिस्टम बन जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, अब देखिए अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग नेचुरल इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्या हो गया, डेजर्ट हो गया, ठीक है, बड़ा सूखा रहता है, बड़ी गर्मी रहती है वहां पर, ठीक है। तो क्या होता है, डेजर्ट में क्या है, एरिया है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, और एक और चीज क्या है, लिविंग थिंग्स भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सुने ना, कैमल वहीं रहता है, कैमल, ठीक है, और रेटल स्नेक भी वहीं देखने को मिलता है। तो हमें यहां से समझ में आ गया डेजर्ट क्या है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है। आप जाते क्या घर से, आप जाते घर से बाल्टी में रेती लेके, सैंड लेके, जाता हूं डेजर्ट बनाऊंगा, डाल के आए, ऐसा किया कभी नहीं किया, तो क्या हुआ, खुद से बना है, नेचुरल इकोसिस्टम है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब एक और बात करते हैं टेरेस्ट्रियल, जो जमीन वाला है, फॉरेस्ट होंगे, ग्रासलैंड्स होंगे, तो ऐसे ये सभी क्या है, जिनमें ह्यूमन का एफर्ट नहीं है, जो खुद ही बने हुए, वो है नेचुरल इकोसिस्टम। अब बात करते हैं दूसरे हैंड पे हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में। तो अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या होने वाला है, यहां पर आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि ये मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। यहां पर भी एरिया होगा, लिविंग थिंग्स होगी, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे। लेकिन क्या होगा, इसके साथ एक और चीज मिलानी है, क्या है, ह्यूमन का एफर्ट, यानी कि हमारी जो मेहनत रहेगी वो भी इसमें लगेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जो मैन मेड होते हैं, यानी कि मैन मेड होंगे ये इकोसिस्टम। तो इसका एग्जांपल क्या है, अब आप बोलेंगे सर हमने तो कोई सा इकोसिस्टम नहीं बनाया है। अरे घर में जो होता है, जो हमारा एक्वेरियम लगा हुआ है, वो क्या है, एक मैन मेड इकोसिस्टम है, हमने बना रखा है, ठीक है। तो हमें यहां से क्लियर हो चुका है। अब हम एक और चीज देखेंगे, यहां से मैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्लियर हो गया कि ऐसा इकोसिस्टम जो कि क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है। अब जो एग्रो ग्रासलैंड होता है वो क्या है, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो यहां से नेचुरल इकोसिस्टम भी हमें समझ में आ गया है, आर्टिफिशियल भी समझ में आ गया है, और इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी आ गई है। और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल कौन सा है, जो हमारा एग्रो ग्रासलैंड है। यहां से हमें क्लियर होने के बाद हम चलते हैं इस चैप्टर में आगे, और ये बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और बड़ा मजेदार चैप्टर है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे, और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि जिस इकोसिस्टम के बारे में हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं, हमें उसका डेफिनेशन भी समझ में आ गया, कितने टाइप का होता है ये भी समझ चुके, उसका कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि किन चीजों से ये इकोसिस्टम फुल्ली बन रहा है। तो इकोसिस्टम डील कर रहा है फिजिकल चीजों से और बायोलॉजिकल चीजों से। तो फिजिकल और बायोलॉजिकल चीजों में दो कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। वही कंपोनेंट्स क्या होंगे, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। तो फिजिकल में क्या आ जाएगा, एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिनमें क्या है, जान नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स
इकोसिस्टम में वो क्या कहलाने वाली है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट्स। ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि यहाँ सांसें चल रही है, इनमें जान होती है, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम बना है दो चीजों से, पहला है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो चलिए इन दोनों को थोड़ा सा डीप में समझते हैं कि ये क्या है और इसका डेफिनेशन और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले समझते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें आएंगे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स का डेफिनेशन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां पर क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स में आएगी सारी लिविंग चीजें, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, सब किसमें आने वाले हैं, जी हाँ बिल्कुल बायोटिक कंपोनेंट्स में आने वाले हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। अब होता क्या है, ये जंगल की जो लाइफ है, यानी कि जो फॉरेस्ट की लाइफ है, बाहर की लाइफ है, बड़ी मजेदार होती है, ऐसा आप सोच रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो मजेदार वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है। जंगल में मंगल ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि यहाँ की लाइफ में सभी ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं। कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी पे अपने फूड के लिए डिपेंड है। तो ये सब क्या है, पूरे एक चेन बना रहे होते हैं, सब एक दूसरे से फुल्ली इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हम क्या करने वाले, बायोटिक कंपोनेंट्स में हमें ये तो समझ में आ गया है कि इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे और कौन कौन से आएंगे अभी हम देख ही रहे हैं और बात भी कर चुके हैं। लेकिन अब क्या होगा, इसमें हम कुछ डिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। घबराइए मत, वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होंगे, उनके अंदर ही हम क्या करने वाले हैं, कुछ डिवीजन करने वाले हैं। और किस बेसिक पे करने वाले हैं, जिस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बेसिक पर हम डिवाइड करेंगे अलग अलग बायोटिक कंपोनेंट्स को। अब आप बोलेंगे सर न्यूट्रिएंट्स के बेसिक पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, चलो समझाता हूं, सारी चीजें यही समझ लोगे। जब हम पढ़ेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि हमने इनको ऐसा क्यों रखा है। तो पहले शुरू करते हैं कि न्यूट्रिशन के बेसिक पे हम कैसे अलग अलग बायोटिक कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। और ये बहुत ज्यादा सिंपल है। तो पहले क्या होता है, पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, इनका नाम से क्या समझ में आ रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। जी हाँ, प्रोड्यूसर्स यही कर रहा है, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाने वाले हैं। ये क्या है, आत्मनिर्भर है, ठीक है। जो आत्मनिर्भर है, अपना खाना खुद बनाएगा, खुद प्रोड्यूस करेगा, वो कौन होगा, जी हाँ प्रोड्यूसर होगा। तो प्रोड्यूसर्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि क्या करने वाले हैं, बाहर के कंपोनेंट्स को यूज करके, जो कि नेचुरल है, ठीक है, उनको यूज करके अपना खाना खुद बनाने वाले हैं। और इनको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो हम इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। अब क्या होता है, ये क्या करने वाले हैं, CO2 का यूज करते हैं, क्लोरोफिल का यूज करते हैं। और ये सब क्या है, जो CO2 है ये क्या होगा, एबायोटिक कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो ये इनके यूज से क्या करने वाले हैं, अपना खाना बनाने वाले हैं। और क्या कहलाएंगे, ये प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे। अब एक और चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है, और वो मजेदार चीज ये है कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो अपना खुद खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है, ये तो आ गए प्रोड्यूसर्स की गिनती में। बट ये क्या है, दूसरों के लिए खाने का है, यानी कि क्या है, दूसरों के लिए फूड है ये प्रोड्यूसर्स। क्योंकि देखिए कुछ जो हर्बीवोरस होंगे वो क्या खाएंगे, क्या खाने वाले हैं, प्लांट्स ही खाते, ग्रास खाते, तो वो सब ये खाएंगे। और जो दूसरा होगा, जो लॉयन हो गए, जो कार्निवोरस होते हैं, वो उनको खाएंगे। तो अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो उस पर ही डिपेंडेड है, ठीक है। इसके बारे में भी अच्छे से बात करने वाले हैं। लेकिन हमें ये चीज समझ में आती है कि ये क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स कहला रहे हैं। और ये सिर्फ ज्यादातर इसमें प्लांट्स ही आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। तो हमारा मेन ध्यान कहां पर होगा, प्लांट्स पर ही होगा। तो हमें समझ में आ गया है बायोटिक कंपोनेंट्स में पहला डिवीजन जो कि है प्रोड्यूसर्स। अब इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से एनर्जी ट्रांसफर होगी, देखते हैं कहां पर होने वाली है। तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, जो दूसरा डिवीजन है, वो हमें देखने को मिलता है कंज्यूमर्स के रूप में। कंज्यूमर्स क्या लग रहे हैं, ये कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, कंज्यूमर्स है, यानी कि ये लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे,
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लोग डिपेंडेड होंगे किस पे, किसी पे तो होंगे, प्रोड्यूसर्स पे होंगे, क्योंकि वो अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब सबको जहां दिखेगा वहीं तो जाएंगे, तो सारे कंज्यूमर्स क्या है, डिपेंडेड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। अब ये जो कंज्यूमर्स है ना, इनमें कुछ डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है। क्या हो गया, अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। तो जो पहला कंज्यूमर हमको देखने को मिलता है उसमें है हर्बीवोरस, यानी कि क्या है, ऐसे है जो क्या खाने वाले हैं, सिर्फ ग्रास खाने वाले हैं, ठीक है, यानी कि जो सिर्फ प्लांट्स खाने वाले हैं। तो वो क्या होगा, किस पे डिपेंड होने वाले हैं, प्लांट्स पर होने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, शिप हो गया, काऊ हो गया, और भी बहुत सारे जो कि क्या करने वाले, चरने वाले, घास फूस खाने वाले। तो वो किस पे डिपेंडेड है, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेड है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। ये है हमारे फर्स्ट वाले, अब सेकेंडरी हम आगे देखेंगे। तो क्या हुआ, अब कार्निवोरस की बात करते हैं, जो दूसरे वाले, ये बचपन से पढ़ते आ रहे, बड़ा इजी सेक्शन है। वो क्या करते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है। अब वो मीट किसका खाएंगे, उसी गॉड का खाएंगे, उसी शिप का खाएंगे जो ग्रास खा के आई है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। प्राइमरी कौन थी, हर्बीवोरस, वो गई, उसने ग्रास खाया, तो वो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेड है, तो वो क्या हुई, फर्स्ट कंज्यूमर। अब इस शिप को, इस गॉड को अगर एक लॉयन खा जाएगा तो वो क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर यहां पर होगा। और तीसरा देखने को मिलता है हमें यहां पर ओमनीवोरस, जो कि क्या करेंगे, दोनों खाने वाले हैं, ग्रास पे भी डिपेंड होते, मीट भी खा लेते हैं, यानी कि वेज भी है और नॉन वेज भी है। और इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमंस, ह्यूमंस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं। अब इसके सिवा यहाँ पर हमें कुछ स्कैवेंजर्स देखने को मिलेंगे। अब स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि क्या होता है, कोई मर गया एनिमल, उसको, उस मरे हुए एनिमल को जो खाएगा वो क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है। यहां से हमें ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने क्या पढ़ा है, प्रोड्यूसर्स जो कि अपना खाना खुद बना रहे, किसी पर डिपेंडेड नहीं है, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। और कंज्यूमर्स क्या होंगे, जो उन पर डिपेंडेड है, यानी कि उन्हें कंज्यूम करने वाले हैं। तो फर्स्ट में कौन से कंज्यूमर आएंगे, हमारे हर्बीवोरस, जो कि डायरेक्टली उन प्रोड्यूसर्स को खा जाएंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, जो कि क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेड है, क्योंकि वो उन्हीं को खा रहे हैं जो प्रोड्यूसर्स की वजह से जिंदा है। तो हमें समझ में आ गया है, बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर पढ़ लिया, आ चुका है, उसके बाद कंज्यूमर्स पढ़ लिया, वो भी समझ आ गया। और कंज्यूमर में क्या क्या देखा, जो बचपन से देख रहे हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये सब हमने देखा है। तो हमें समझ में आ गया है कि यहां पर बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होने वाला है। अब इसमें हमें एक और चीज देखने को मिलती है बायोटिक कंपोनेंट्स में, और वो होते हैं डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को फिट करते हैं, यानी कि इनका जो न्यूट्रिशन है, इनके न्यूट्रिशन के लिए ये डिपेंडेड होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। अब ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें क्या आने वाला है, बैक्टीरिया आ जाएगा और फंगी आ जाएगा, यानी कि डीकंपोजर्स में आएगा हमारा बैक्टीरिया और फंगी। और ये किस पे फीड करने वाले हैं, फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और क्या होगा, इनकी वजह से बड़ा बैलेंस रहता है हमारा इकोसिस्टम। अब आप बोलेंगे सर इनकी वजह से बड़ा बैलेंस रहता है इकोसिस्टम, ये कैसे पॉसिबल है। ये क्या होता है, जो एनिमल्स मर गए, जो प्लांट्स मर गए, तो उनको क्या करते हैं, उन्हीं को खा जाते हैं, ठीक है। उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना, उसको धीरे धीरे, छोटे छोटे से होते हैं ये बैक्टीरिया और फंगीज, यानी कि हमारे डीकंपोजर्स बड़े छोटे हैं, तो ये धीरे धीरे अपने काम में लग जाते हैं। और क्या होता है, उनको डीकंपोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उनको डीकंपोज कर देते हैं। और यहां से वो, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन प्लांट्स में और एनिमल्स में, जो कि अब मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये डीकंपोजर्स उन्हें फीड कर करके उसे सॉइल में और लैंड में वापस दे देते हैं, ठीक है। हमें समझ में आ गया डीकंपोजर्स। अब इनकी वजह से बैलेंस क्यों रहता है इकोसिस्टम, क्या होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी जमीन में वापस आ चुके हैं, ठीक है। अपना भूख भी इन लोगों ने मिटा लिया है, और इसके साथ में क्या होता है, ये बैलेंस भी कर रहे हैं और नई जगह भी बना रहे हैं नए ऑर्गेनिजम्स के लिए। यानी कि अब क्या होगा, आप समझिए, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं सूख गए, ठीक है, वहीं पर पड़ गए हैं गिर के, अब वो वहां से हटेंगे नहीं, तो क्या होगा, नया प्लांट लग पाएगा नहीं, पुराना जाएगा जब तो नया आएगा। लेकिन यहाँ पर पुराना जाएगा ही नहीं तो नया कैसे आएगा। तो वही काम तो हमारे डीकंपोजर्स कर रहे हैं, यानी कि पुराने को हटा देते हैं, इसीलिए तो नया आता है। यानी कि ये जगह बना रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं नए ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहां से हमें डीकंपोजर्स क्लियर हो चुका है, क्या है, एग्जांपल है बैक्टीरिया और फंगी, फीड करने वाले डेड ऑर्गेनिक मैटर को स्पेस बना रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैसे,
डेड एनिमल्स और प्लांट्स के अपॉन फीड करके। तो यहां से डिकम्पोजर्स फिनिश होता है। अब क्या हुआ, बायोटिक कंपोनेंट्स पूरा ओवर हो चुका है। बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बना रहे थे, और क्या था, कंज्यूमर्स में हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस सब आ गए हैं। और जो एक और हमने देखा डिकम्पोजर्स, इसकी बात तो अभी ही की है, तो एकदम फ्रेश है माइंड में। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरे कंपोनेंट की इकोसिस्टम की, जो कि है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स को और समझते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में ऐसी चीजें आने वाली है जो कि क्या होगी, नॉन लिविंग होगी, ठीक है, यानी कि सारी नॉन लिविंग चीजें एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएगी। अब आप बोलेंगे सर हम समझ गए, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो आने वाली है एबायोटिक कंपोनेंट्स में, लेकिन रुको जरा, क्योंकि आप क्या बोलेंगे, सर हमारी टेबल जो है ना घर में वो भी नॉन लिविंग है, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट में आती है, ठीक है, घर का चेयर हो गया, घर का अम्ब्रेला हो गया, सारी चीजें नॉन लिविंग है, डाल देते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। मान सकते हैं उन्हें, बट यहां पर एबायोटिक कंपोनेंट्स हम सिर्फ उन्हें मानेंगे जो कि इस इकोसिस्टम को इफेक्ट करेंगे। यानी कि आपके घर में जो रखी हुई चेयर है वो नॉन लिविंग जरूर है, उसे हम बोल सकते हैं एबायोटिक, बट उससे क्यों नहीं यहां पर हम डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं एबायोटिक कंपोनेंट्स में ले रहे हैं, क्योंकि आपकी चेयर से जंगल में रहने वाले खरगोश बकरियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ उन्हीं नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में, जो कि इकोसिस्टम पे या तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो इतना तो हमें समझ में आ चुका है, एबायोटिक कंपोनेंट्स में होंगी नॉन लिविंग थिंग्स। अब क्या होगा, ये ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स होगी जो क्या करती है, एक बहुत अच्छा इफेक्ट करती है किस पे, इनकी वजह से क्या होता है, इफेक्ट होती है एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ, और इकोसिस्टम इनकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट होने वाला है। अब क्या होती है ये अलग अलग एबायोटिक चीजें, तो जो पहला हमें देखने को मिलता है वो है लाइट। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, पहला हमें लाइट देखने को मिल रहा है। क्या है, लाइट में क्या आ गया, घर का बल्ब है, नहीं नहीं नहीं, वो एलईडी बल्ब नहीं आएगा, यहां पर आने वाला है नेचुरल बल्ब, यानी कि सनलाइट। तो लाइट में हमें देखने को मिलता है सनलाइट। अब सनलाइट क्या है, इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा पूरे की पूरे इकोसिस्टम को, सबकी लाइफ को, बिल्कुल करेगा, क्योंकि सनलाइट जो है उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, प्लांट्स अपना खाना बना पा रहे हैं, ठीक है। और प्लांट्स ही क्या है, प्रोड्यूसर्स है, अगर प्रोड्यूसर्स ही नहीं रहे तो कंज्यूमर्स खाएंगे क्या, यानी कि खाने के लाले पड़ने वाले हैं। तो क्या होगा, लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो सनलाइट हमें देखने को मिल रही है एबायोटिक कंपोनेंट में, वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से क्या होगा, इसकी ही वजह से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेगा, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट की, जो कि है टेम्परेचर, हाई गर्मी, वो वाली चीज आ जाएगी यहां पर। तो क्या होगा, टेम्परेचर कैसे कर रहा है, देखिए टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा हो गया, इससे एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ये भी कोई बताने वाली बात है, बिल्कुल पड़ेगा, ये तो आप भी समझते ही हैं। और क्या होता है, रेन भी बड़ा इफेक्ट कर रही है, ठीक है। टेम्परेचर में हम क्लाइमेट को भी ले लेते हैं। अब रेन अगर नहीं होती है क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, बहुत सारे तो ऐसे ही मर जाएंगे, ठीक है, सूखा पड़ जाएगा, डेजर्ट सा बन जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा पानी हो गया तो फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आने वाली है, फिर तैरते रहेंगे सारे की सारे, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। और तीसरी चीज हमें देखने को मिलती है एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में इकोसिस्टम के जो तीसरी चीज हम यहां पर देख रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब आप बोलेंगे सर गैसेस कैसे इफेक्ट करने वाली है इकोसिस्टम को और सबकी लाइफ को, वो ऐसे करेगी क्योंकि गैसेस में आता है ऑक्सीजन। अब आप बोलेंगे हाँ सर पूरा गेम तो यही है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी अर्थ पर लेने क्या वाले हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर कहीं पर नहीं है तो क्या होगा, वहां कुछ होगा ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन कहीं है नहीं तो कुछ होना ही नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो कि एबायोटिक कंपोनेंट है, नॉन लिविंग थिंग है, वो अपना रोल निभा रही है कि नहीं निभा रही है, बिल्कुल निभा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन सभी ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं, अगर वो नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, ठीक है, गैसेस में ये नहीं है सिर्फ ऑक्सीजन जरूरी, CO2 भी। क्यों, फिर से वही बात, जो हमारे प्लांट है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स है, वो खाना कैसे बनाएंगे, CO2 तो ले रहे हैं, सनलाइट के साथ CO2 भी तो चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो तीसरा है हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये भी इफेक्ट करता है इकोसिस्टम को, यानी कि गैसेस
जो है एनवायरमेंट में वो भी प्रॉपर वॉल्यूम में, प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए ताकि किसी भी काम में रुकावट ना आए। तो चलिए चलते हैं अगले एबायोटिक कंपोनेंट की तरफ, जो कि है विंड, यानी कि हवाएं। उनकी बात करने वाले तो क्या होता है, विंड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये किसमें हेल्प करने वाला है, पॉलिनेशन में करने वाला है। और पॉलिनेशन हम समझते हैं, पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसे यहां पर भी हम समझ लेते हैं क्या होने वाला है। देखिए क्या होगा, पॉलिनेशन में रोल निभा रहा है। क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे फ्लावर पे जाना होता है। कैसे जाएंगे, तेज हवा चल रही है तो क्या होगा, उड़ के चले जाएंगे। तो विंड भी क्या होता है, एक एजेंट होता है, एक पोस्टमैन होता है पॉलिनेशन के लिए। तो विंड भी जो एक एबायोटिक कंपोनेंट है वो भी जरूरी है। और ये एक और काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एक और काम कर रहा है, रिमूव करता है या रीजनरेट कर देता है टॉप सॉइल को। ठीक है, अब क्या है, टॉप सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके एक बार की फसल कटने के बाद। तो अब क्या हो रहा है, जो विंड अगर तेज चली तो देखा है ना, बड़ा तूफान आ जाता है, मिट्टी आंख में चली जाती है। अब मिट्टी आंख में जा रही है, इसका मतलब क्या है, वो सॉइल उड़ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, टॉप सॉइल को रिमूव करने के लिए भी ये यहां पर काम आता है। तो हमें क्या समझ में आया, विंड जो कि हमारा 4th नंबर का एबायोटिक कंपोनेंट है, ये भी जरूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन भी करवा रहा है, और क्या करवा रहा है, एक और चीज, रिमूविंग करवा रहा है टॉप सॉइल की, और उसे रीजनरेट भी कर रहा है। अब जो लास्ट हमारा है, ठीक है, आप खुश हो गए होंगे, बड़े सस्ते में निपट गया एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अब जो हमारा लास्ट वाला है, यानी कि जो 5th वाला है, वो है वाटर। अब इसके बारे में क्या ही बोला कि ये जरूरी है कि नहीं, क्योंकि आपने समझ सुना होगा, जल है तो जीवन है, यानी कि जल है तो कल है। तो वाटर जो है, जो एक और एबायोटिक कंपोनेंट है, ये सभी के लिए जरूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसके बिना रह ही नहीं सकते, चाहे वो प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, कोई भी हो गया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वाटर एक बहुत मेजर रोल निभा रहा है सबकी जिंदगी में। तो हमें समझ में आ गए हैं सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आप स्क्रीन पर ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमने डिस्कस किए लिखे हुए देख रहे होंगे। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इनमें से अगर किसी में भी चेंज हुआ, कुछ भी कम होता है या ज्यादा होता है, तो इकोसिस्टम पे और ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, चाहे वो लाइट हो, टेम्परेचर हो, गैसेस हो, वाटर हो या विंड हो। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, अगर इनमें से ये बहुत ज्यादा हुए तो भी दिक्कत, कम हुए तो भी दिक्कत, तो बैलेंस में रहना चाहिए। और यही तो हमने देखा था कि एबायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को, और ये सभी नॉन लिविंग है। और एक बार फिर से याद कर लेते हैं, इकोसिस्टम क्या होता था, सभी ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, यानी कि क्या था, हमने देख लिया सारे ऑर्गेनिजम्स किसमें आ गए, बायोटिक में। और एरिया हमें समझ में आता है, जो भी होगा ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, जिन्हें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से जो कंपोनेंट्स थे इकोसिस्टम के, बायोटिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, एबायोटिक अभी चल ही रहा है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो इसको भी यहां पर फिनिश करते हैं और एक और स्टेप लेते हैं चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब जो टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ट्रॉपिक लेवल। कौन सा लेवल, ट्रॉपिक लेवल। क्या होता है ट्रॉपिक लेवल, ट्रांसफर होना। अब आप बोलेंगे सर किस चीज का ट्रांसफर होना, किसी पर्सन का एक सिटी से दूसरी जगह होना या एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे चला जाना, ये वो दोनों ट्रांसफर नहीं है, ये हमारा वाला ट्रांसफर है। ठीक है, यानी कि साइंस वाला ट्रांसफर है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का यानी कि एनर्जी का और फूड का ट्रांसफर होना कहलाता है ट्रॉपिक लेवल। नहीं समझे होंगे, एक और बार समझते डेफिनेशन को, और वो स्क्रीन पे भी आपको अभी दिख रही होगी। तो क्या है, ट्रॉपिक लेवल उसको डिस्क्राइब करता है, ये रिफर है उस चीज से अलग अलग स्टेजेस में एनर्जी का और फूड का ट्रांसफर होना। ठीक है, एज इट इज डेफिनेशन आपको याद रखना है, बड़ा शॉर्ट है। अब आपको क्या होगा, अभी भी आप इसको अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे होंगे, ग्रैब नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अब कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। देखिए एक जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, ये भी इजिप्ट वाला नहीं है, अपना वाला है, साइंस वाला। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें नीचे क्या दिख रहा है आपको, प्रोड्यूसर दिख रहा है। ठीक है, अब इसका शेप ऐसा क्यों है उस बात पे अभी ध्यान मत दीजिएगा, अभी सिर्फ जहां यहां पर जो चल रहा है आपको सिर्फ वो सुनना है और वही देखना है। पहले कौन है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, पिरामिड में पहले प्रोड्यूसर्स दिख रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाने वाले हैं, सॉरी ये हमें पता है। ठीक है, अपना खाना खुद बनाएंगे, प्रोड्यूसर्स है, नीचे रख देते हैं।
अब इनको कौन खाने वाला है? इनको किसी ने खाया, वो कौन कहलाएगा? कंज्यूमर। यानी कि ठीक है, एक गॉड का एग्जांपल ले लेते हैं, काऊ का ले लेते हैं, तो उनको कौन खाने वाला है? कंज्यूमर। तो वो क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब उनको भी जो खाएगा वो क्या होगा? अब आप बोलेंगे सर ये तो हम समझ गए, वो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो फिर बताइए उनको भी जो खा जाएगा वो क्या होगा? वो होगा टर्शरी कंज्यूमर। तो यही चेन चल रहा है। प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स को जिसने खाया वो है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को जिसने खाया वो है सेकेंडरी, और वैसे ही सेकेंडरी को जिसने खाया वो है टर्शरी। तो हमें ये चीज समझ में आ चुकी है। अब इसका शेप ऐसा क्यों है बता देता हूं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में? ट्रांसफर होना एनर्जी का और फूड का अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल बने हुए हैं। प्रोड्यूसर ये वो सेकेंडरी हमको दिख रहा है। ठीक है, अलग अलग लेवल बने हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फूड ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने खाना खाया, फूड गया, उसमें एनर्जी भी गई। ठीक है, और एनर्जी और फूड का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? ट्रॉफिक लेवल। अब इसका डायग्राम ऐसा क्यों जा रहा है सर? ऐसा क्यों नहीं बना दिया इसे? ऐसा क्यों बनाया पिरामिड जैसा और एक मंदिर के ऊपर के स्ट्रक्चर जैसा? इसलिए क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे तो एनर्जी कम मिलेगी। क्या होगा? एनर्जी कम मिलेगी। यानी कि जब हम इस ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी कम मिलने वाली है। ठीक है, तो बड़ी लेयर कौन सी है? अब आपको दिख रहा होगा प्रोड्यूसर्स वाली लेयर क्या है? बहुत बड़ी है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? प्रोड्यूसर्स के पास। और उसके बाद हमें जो दिख रही है वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर की लेयर। तो उनके पास जा रही है, उनसे कम एनर्जी। सेकेंडरी के पास उनसे कम एनर्जी। और सबसे कम किसके पास जा रही है ये मुझे बताएंगे आप? वो है टर्शियरी कंज्यूमर्स। यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर्स जो कि हमें दिख रहे हैं वो क्या है? बहुत कम एनर्जी उनके पास जाती है। अब शॉर्ट में हम समझ लेते हैं फटाफट ट्रॉपिक लेवल को और एंड करते हैं इस टॉपिक को यहीं पर। ट्रांसफर होना एनर्जी का और फूड का अलग अलग लेवल पे कहलाता है ट्रॉपिक लेवल। ये चारों लेवल्स हमको दिख रहे हैं, एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। तो एनर्जी और फूड का ट्रांसफर यहां पर हो रहा है। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर जाने पे अगर हम अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे, अगली स्टेज पे जाएंगे, तो क्या होने वाला है? एनर्जी कम होने वाली है। सबसे ज्यादा होती है प्रोड्यूसर्स में और सबसे कम होती है टर्शरी कंज्यूमर्स में। तो ये था हमारा टॉपिक ट्रॉपिक लेवल, जो कि अब ओवर हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि है फूड चेन। फूड चेन आपने सुना होगा ना, पहले भी सुना होगा, पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, याद नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक और बार समझ लीजिए, ये भी हमारे चैप्टर का ही हिस्सा है। तो बात करते हैं फूड चेन की। ये क्या होता है? लीनियर नेटवर्क होता है ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी में, जो कि क्या बताने वाला है? डिस्क्राइब करता है एनर्जी के फ्लो को, एनर्जी के ट्रांसफर को फूड के उसमें। यानी कि क्या है? ये एक लीनियर नेटवर्क है, यानी कि बहुत बड़ा एक लीनियर नेटवर्क है ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी का, जो कि क्या बता रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर होना बता रहा है। एनर्जी का ट्रांसफर होना ट्रॉपिक लेवल में पढ़ के आए, यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना। अब वो एनर्जी कब जाएगी? जब एक दूसरे को खाएगा, यानी कि फूड के उसमें ही तो एनर्जी जाएगी, क्योंकि बिना खाना खाए एनर्जी कहां से आएगी? तो हमें समझ में आ गया फूड चेन क्या है। और अगर इसे सिंपल इक्वेशन में बोले, यानी कि सिंपल डेफिनेशन में बोले, तो वो ये होगा हु ईट्स हूम, यानी कि कौन किसको खाने वाला है। तो हमें समझ में आ गया ये एक लीनियर नेटवर्क है ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी का, जो कि बताने वाला है हु ईट्स हूम, यानी कि कौन किसको खाने वाला है। तो चलिए अब क्या होता है, आप फूड चेन को अगर थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो क्या होगा? कोई किसी को खाता है, कोई उसको खा जाता है, और उसको भी कोई खा जाता है, और वो बचेगा नहीं, उसको भी कोई खा जाएगा। यही तो चेन बन जाती है। क्या हो जाता है? चेन बन जाती है, एक चेन फॉर्म हो जाएगी जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को हंट करेंगे, शिकार करेंगे और खा जाएंगे। तो समझ के देखते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन को। टेरेस्ट्रियल फूड चेन में क्या हो रहा है? एक बड़ा मजेदार एग्जांपल लेते हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। क्या है इसमें? क्या होगा? ग्रास को कौन खा जाएगा? इंसेक्ट खा जाएगा। ठीक है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो क्या करा? ग्रास को खा गए। अब उस इंसेक्ट को कौन खा जाएगा? जो टर बड़ा करता है, यानी कि मेंढक खा जाएगा। उन इंसेक्ट्स को फ्रॉग खा जाएगा। फ्रॉग को कौन खा जाएगा? फ्रॉग को खा जाएगा स्नेक खा जाएगा, यानी कि फ्रॉग को ईट कर जाएगा स्नेक, और स्नेक को खा जाएगा हॉक, यानी कि जो बड़ा डेंजरस बर्ड होता है ना, जो स्नेक को ऐसा पकड़ता है और ले जाने वाला है आसमान में और हो जाने वाला है छूमंतर। तो हमें समझ में आ गया है टेरेस्ट्रियल में क्या हो रहा है?
ग्रास थी, ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया और फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को भी हॉक खा गया। तो ये थी टेरेस्ट्रियल फूड चेन। अब क्या है, एक और चीज समझते हैं, देख लेते हैं एक्वेटिक फूड चेन क्या है, पानी वाली। ठीक है, पानी पानी की बात हो रही है तो देखिए एक्वेटिक फूड चेन में क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन है उसको खा जाएगा जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा गया, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन बचेगा क्या, नहीं बचेगा, उसको खा जाएगी फिशेस। कौन खा गया, फिशेस खा गई। फिशेस बड़ी खुश हुई, जूप्लैंक्टन तूने फाइटोप्लैंक्टन को खाया था, हम तेको खा गए। लेकिन क्या होगा, ये फिशेस भी नहीं बचने वाली है, फिशेस का शिकार हो जाएगा, फिशेस चारा बन जाएगी, खाना बन जाएगी किसका, शार्क का। तो अभी आपने दो एग्जांपल देखे, एक हमने देखा टेरेस्ट्रियल और एक देखा एक्वेटिक। इसमें हमें क्या समझ में आया, एक दूसरे को कोई ना कोई खा जाता है और क्या बन गई, पूरी चेन बन गई। जरा दोनों में हम देखें, अगर हमने डिस्क्राइब करा है जैसा स्क्रीन पे, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक को क्या हो रहा है, एक पूरी चेन फॉर्म हो गई, एक पूरी चेन बन गई, जिससे पता चल रहा है एक दूसरे पे डिपेंडेड है। अब क्या हो रहा है, जब एक ऑर्गेनिज्म एक को खाता है तो क्या होता है, उसके अंदर वो खाना खाने से क्या आती है, उसे मजा आ रहा है क्या खा के, वो एनर्जी के लिए खा रहे हैं ताकि अपना जीवन जी सके, रोजमर्रा की जिंदगी के जितने काम है कर सके। तो हमें फूड चेन समझ में आ गई सिंपल लैंग्वेज में भी और बहुत अच्छे से समझ चुके। एक बार फिर से डेफिनेशन को रिपीट करूंगा, एक लीनियर नेटवर्क होता है, एक लीनियर बड़ा नेटवर्क होता है ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी में, जो कि ये डिस्क्राइब करने वाला है हु ईट्स हूम, यानी कि कौन किसको खाने वाला है। चलिए तो अब बात करते हैं, दो एग्जांपल्स को भी हमने समझने के बाद बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, यानी कि फूड चेन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या हमें दर्शा रहा है। तो ये हमें दर्शाता है ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट जो ये बता रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, मिनरल का, न्यूट्रिएंट्स का। क्या होता है, जब एक एक को खा जाएगा और एक दूसरे को खा जाएगा तो क्या हो रहा है, एनर्जी का, मिनरल का और न्यूट्रिएंट्स का क्या होने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है। और जो सेकंड चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है ना फूड चेन में जो है, ये क्या कर रहे हैं, फूड चेन को आगे बढ़ा रहे हैं। फूड चेन आगे कैसे बढ़ेगी, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी को खाएगा तो ये ऑर्गेनिज्म क्या है, पहिए हैं, क्या है, टायर है, व्हील्स है, यानी कि क्या है, ये व्हीकल्स होते हैं फूड चेन के। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म फूड चेन का व्हीकल है जो कि उसे आगे बढ़ा रहा है। और तीसरी चीज यानी कि तीसरा पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि जो फूड चेन का प्रॉपर नॉलेज है ना, हमें जो इंटर रिलेशन है, इनका कनेक्शन है, क्या है, इनका जो कनेक्शन होगा ना आपस में, जो कनेक्शन होगा सभी ऑर्गेनिजम्स का, वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। कब आएगा, जब हमें फूड चेन का अच्छे से नॉलेज होगा। तो पहला पॉइंट था ट्रांसफर होना एनर्जी का, मिनरल का, न्यूट्रिएंट्स का, और दूसरा था फूड चेन में हर ऑर्गेनिज्म उस गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है, वो सब व्हीकल्स है फूड चेन के। और तीसरा ये था फूड चेन का प्रॉपर नॉलेज होने से हमें क्या इंपॉर्टेंस मिल रही है, हम एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशन समझ पा रहे हैं। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन के तीनों पॉइंट्स। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे फूड वेब के बारे में। तो अब बात करते हैं फूड वेब के बारे में, यानी कि क्या फूड वेब को समझेंगे कि फूड वेब होता क्या है। लगता है हाथ फंस गया है, ठीक है, थोड़ा सा उलझ गया है ना आपस में, ऐसा उलझ सा रहा है, वही तो होता है हमारे फूड वेब में। जी हाँ, यानी कि फूड वेब में क्या है, बड़ी उलझन है, यहाँ पर बड़ी उलझी हुई चीजें हैं। यानी कि क्या होगा, फूड वेब क्या बोल रहे हैं, अब क्या होगा, ये पूरे जाला बन जाता है, पूरे उलझा हुआ जाला बन जाता है। अब ये उलझा हुआ जाला क्यों बन रहा है सर? सर क्या यहाँ पे स्पाइडर आता है, स्पाइडरमैन वाला, वो जाला बना जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसको फूड वेब क्यों बोल रहे हैं, इसको फूड वेब इसीलिए बोलते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, माउस को कौन खाएगा? ठीक है, टॉम एंड जेरी देखा होगा बचपन में, कौन खाएगा? बिल्ली खा जाएगी, ठीक है, बिल्ली खाएगी, लेकिन माउस को कई बार स्नेक भी खा जाएगा। सही बात है कि नहीं? और स्नेक को कौन खाएगा? सर आप ही ने तो बताया था स्नेक को हॉक खाने वाला है। हॉक तो खाएगा, लेकिन कई बार उस स्नेक को पिकॉक भी खा जाएगा। तो यही तो चीज है कि क्या होगा, फूड वेब उस चीज को बता रहा है, ये ऑर्गेनिजम्स है ना, एक दो ऐसा नहीं है सिर्फ ये इसको खाएगा उसका नाम लिखा हुआ है, पूरे क्रॉस चेन बना लेते, एक बहुत बड़ी उलझन सी हो जाती है, उसी को बोलते हैं फूड वेब। क्या हो रहा है, ये इस पे भी डिपेंडेड, इस पे भी डिपेंडेड, इस पे भी डिपेंडेड है। यानी कि क्या हुआ, शेर है, ठीक है, अगर ये नहीं मिला ये खा लूंगा, ये भी नहीं मिला तो क्या दिक्कत है, ये खा लूंगा। समझ में आया? तो क्या हुआ, ऐसे फूड चेन थोड़ी सी डिस्टर्ब नहीं होगी? डिस्टर्ब बिल्कुल होती है।
है, क्या होता है, क्योंकि कोई भी किसी को खा लेता है, ठीक है। अगर कार्निवोरस है, अगर उसे मिला तो देखिए ब्रेकफास्ट में तो उसे सुबह सुबह रैबिट भी चल जाएगा ना। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि वो डियर का ही हंट करेगा, मैं तो डियर ही खाऊंगा, क्योंकि जंगल की कम्युनिटी गाइडलाइंस, डेमोक्रेसी यही खाती, डेमोक्रेसी यही कहती है कि मैं सिर्फ वही खा सकता हूं। वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूल नहीं है, ठीक है। भले से आपने बचपन में सुना होगा शेर वहां का राजा होता है, लेकिन उसने कोई रूल गाइडलाइंस नहीं बनाई है। तो क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही पे डिपेंडेड है, उसको भी खा सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं, और इसी तरह से क्रॉस कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, जिसको हम बोलने वाले हैं फूड वेब। और फूड चेन की अच्छे से बात कर चुके हैं, ये वैसा ही है, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन भी बात कर चुके हैं, तो उसका नॉलेज यहां पर काम आएगा। फूड वेब का जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि फूड वेब कहीं ना कहीं यहां से यहां की बात हो चुकी है और आपको समझ में बिल्कुल आ चुका है। तो इसी तरह हम फूड वेब को क्लियर कर चुके हैं, और ये स्टेटमेंट एक बार आपको रीड करना है, और ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम जो दिख रहा है ना, बड़ा उलझा हुआ, इसको समझ लीजिएगा, तो आपको फूड वेब समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर को ऑलमोस्ट हम 65% पार कर चुके हैं। तो अब क्या है सर, बाकी का जो बचा हुआ है वो भी कर लेते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि इसकी बात करेंगे हम जो जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, मींस पार्ट 2 में। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तो इसी के साथ मैं वीर शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आज ही बन जाइए बंकिस्तान फैमिली का हिस्सा।